हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है जो 5 सितंबर, उस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे वे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, एक प्रख्यात शिक्षाविद और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारतीय संस्कृति के संवाहक कैसे थे। उन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन, शास्त्र जो था, हिंदू विचार जो थे, उनको जो है वो लोगों के सामने लेके आए, उनका खूब प्रचार किया। वे एक शिक्षाविद भी थे, एक अच्छे ज्ञाता थे और हिंदू धर्म को बहुत मानते थे वो। उनके इन्हीं गुणों के कारण 1954 में उनको भारत सरकार ने एक सर्वोच्च सम्मान जो हमारी भारत सरकार का है, भारत रत्न, वो जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। और 5 सितंबर का जो दिन है वो भारत के शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। राधाकृष्णन का जन्म हुआ था तमिलनाडु में है। ये इंडिया का मैप है। आपको अगर नहीं पता कि तमिलनाडु कहाँ है तो आप ये देख सकते हो। जो भी ये रेड कलर में जो हो रखा है एरिया, ये है तमिलनाडु। यहाँ पर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर 1888 को जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो एक ब्राह्मण परिवार था। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब ब्राह्मण की वो जो है संतान थे। देखिए, उनके जो पिता थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, एक गरीब ब्राह्मण थे वो। और उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली विरास मियाँ और माता का नाम था सीताम्मा। जो राधाकृष्णन के पिताजी थे वो एक राजस्व विभाग में काम करते थे। पिता पर एक बड़े परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनके परिवार में 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। जो राधाकृष्णन है वो जो है 6 भाई बहन थे। तो जो राधाकृष्णन थे उनका जो है स्थान था वो दूसरा था। उनसे बड़ी जो है उनकी एक बहन थी। उनके पिता बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का जो है गुजारा चलाते थे। देखिए, परिवार में जो है हस्बैंड है, वाइफ है, फिर उनके 7 बच्चे हैं और एक नौकरी करते हैं वो। तो एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा चलाना अपने परिवार के लिए। तो ये ऐसे ही कुछ हालात जो है वो राधाकृष्णन के परिवार के भी थे। तो उनको जो है बचपन में कुछ खास सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि एक नौकरी में एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के लिए सिर्फ जो है बेसिक सुविधाएं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, वही दे पाता है। तो राधाकृष्णन के साथ भी यही हुआ। उनके बचपन में जो है कुछ खास सुख सुविधाएं जो है उनको नहीं मिल पाई। अब हम देखेंगे राधाकृष्णन के विद्यार्थी जीवन के बारे में कि किस तरह से उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ पर की। राधाकृष्णन का जो बाल्यकाल था वो तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही बीता। देखिए, तमिलनाडु में तिरुतनी, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर भी है, तो ये बड़े धार्मिक स्थल हैं। यहीं पर जो है राधाकृष्णन जी का बचपन बीता। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में गुजारे। हालांकि उनके पिता पुराने विचारों के थे, फिर भी उनमें धार्मिक भावनाएं थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथर्न मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के बीच विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। 8 साल तक वो तिरुतनी में रहे। उनके पिताजी जो थे वो पुराने विचारों के थे, लेकिन धार्मिक भावनाएं उनमें थी, धर्म को वो मानते थे। तो फिर भी जो है राधाकृष्णन के पिताजी ने उनको एक क्रिश्चियंस की एक संस्था थी लुथर्न मिशन स्कूल, वहाँ पर 4 साल तक जो है पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया।
फिर अगले 4 साल जो थे वो उनकी शिक्षा कहाँ हुई? वेल्लूर। ये वेल्लूर कहाँ है? वेल्लूर भी तमिलनाडु में है। इसके बाद उन्होंने जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से शिक्षा प्राप्त की। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधा कृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। देखिए, वो थे तो एक ब्राह्मण परिवार से, हिंदू थे, लेकिन बाइबल जो, जैसा कि हम जानते हैं, जो क्रिश्चियंस की एक धार्मिक पुस्तक है, क्रिश्चियन जो मिशनरी है वहाँ पर उन्होंने जो है 4 साल तक शिक्षा ली और बाइबल के बहुत अंश जो है, बाइबल का बहुत हिस्सा उन्होंने याद कर लिया था। और इसके लिए उन्हें जो है विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी मिला। अब इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का भी अध्ययन किया। उन्होंने न सिर्फ ईसाई का बल्कि हिंदू धर्म को मानने वाले विवेकानंद जैसे महान विचारक जो थे उनकी शिक्षाओं को भी उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास की और उसमें भी उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद जो है 1904 में कला संकाय में परीक्षा प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास की। कला संकाय मतलब आर्ट्स में उन्होंने बीए किया। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास, गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण ही मिली। देखिए, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, मैथ में भी वो बहुत निपुण थे। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से भी उन्हें छात्रवृत्ति दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की, यानी फिलॉसफी में उन्होंने एमए की और 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय यानी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के, फिलॉसफी के वो सहायक प्राध्यापक भी नियुक्त रहे और उसके बाद उसी कॉलेज में वे सहायक के बजाय प्राध्यापक भी बन गए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। देखिए, दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन शास्त्र में मेनली सत्य की खोज की जाती है, ज्ञान की खोज की जाती है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि किसी भी बात के पीछे असली हकीकत क्या है। तो जो पहले जो है इसका इतना जो है हमें नहीं देखने को मिलता था दर्शन शास्त्र का प्रभाव, लेकिन राधा कृष्णन ने अपने लेख लिखे, इस तरह के भाषण दिए कि उन्होंने जो है पूरी दुनिया को इससे परिचित कराया था। अब बात करेंगे हम उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी। देखिए, बहुत पहले की बात है, तो पहले क्या होता था, बहुत जल्दी जो है छोटी उम्र में ही शादियां कर दी जाती थी। तो राधा कृष्णन के साथ भी यही हुआ था कि 1903 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शिवा कामू। उस समय उनकी पत्नी की आयु केवल 10 साल थी। अब अगले 3 साल के बाद ही उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ रहने के लिए आ गई। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी मतलब वो किसी स्कूल में जो है नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उनको तेलुगु भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। अच्छे से वो तेलुगु भाषा पढ़ लिख लेती थी। अब जो शिवा कामू थी उनकी पत्नी, वो अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1908 में जो है राधा कृष्णन दंपत्ति को संतान के रूप में एक पुत्री की प्राप्ति हुई। जो पहली उनकी जो संतान थी वो थी एक बेटी और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। 1908 में ही उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। अब जो राधा कृष्णन है उन्होंने जो है हिंदू शास्त्रों का भी गहरा अध्ययन किया था। न सिर्फ वो क्रिश्चियन से प्रभावित थे बल्कि हिंदू धर्म विचारकों का भी उनके ऊपर बहुत असर था। तो जो हिंदू शास्त्र थे उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई देखिए, शिक्षा जो है वो तो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि जो शैक्षणिक संस्थान है
वो भी असर डालता है। क्यों? क्योंकि वो तो क्रिश्चियंस के उसमें रहे थे, तो क्रिश्चियन जो संस्था थी उसका प्रभाव भी राधा कृष्णन पर बहुत पड़ा। क्रिश्चियन संस्थानों द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराई तक स्थापित किया जाता था। देखिए, उस समय पर जो क्रिश्चियन संस्थाएं थी वो अपना जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, और जो पश्चिमी जीवन मूल्य यानी यूरोप के देशों के जो भी रहन सहन का तरीका है, ये सारी बातें जो है मतलब मॉडर्नाइजेशन जो था कि भाई आधुनिक बनो, ये सारी बातें जो है उन विद्यार्थियों को बहुत जो है गहराई से सिखाई जाती थी। और जो क्रिश्चियंस थे वो क्या करते थे, वो जो यहाँ पर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी वो आलोचना करते थे। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थानों में अध्ययन करते हुए राधा कृष्ण के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए, लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया, जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण कुछ ही लोग जो है वो हिंदूवादी विचारों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। जो क्रिश्चियन जो थे, वो जो भी व्यक्ति जो भी युवा क्रिश्चियन का समर्थन करते थे, वो क्या करते थे, वो हिंदूवादी जो विचार थे उनको जो है घृणा की यानी नफरत की दृष्टि से देखते थे, उनकी आलोचना भी वे लोग करते थे। लेकिन जो राधा कृष्णन है उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उनकी आलोचना को राधा कृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब निष्कर्ष क्या निकाला राधा कृष्णन ने कि जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। राधा कृष्णन ने जिस तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उनको भी लगा कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो धर्म, ज्ञान और सच्चाई पर आधारित है और वो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सच्चा संदेश देती है। अब बात करते हैं राधा कृष्णन के राजनीतिक जीवन के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। संविधान निर्मात्री सभा यानी वो सभा जो संविधान सभा का निर्माण करने वाली थी। लगभग 300 सदस्य उसमें थे, तो राधा कृष्णन को भी उसमें स्थान मिला। 1947 से 1949 तक यहाँ वे सदस्य रहे इस सभा के, और इस समय वो कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस जन चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाए। देखिए, ये किसकी इच्छा थी? जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि बेशक से उनका जो है राजनीति में वो सक्रिय नहीं है, फिर भी उनको जो है संविधान सभा में जो है सदस्य बनाया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधा कृष्ण के संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14 से 15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। ये 14 से 15 अगस्त 1947 की जो रात का समय था जब जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, तो वो चाहते थे कि मेरे भाषण से पहले जो राधा कृष्ण है वो जो है लोगों को संबोधित करें, क्योंकि उनके पास भाषण की, बोलने की एक अच्छी प्रतिभा है, एक कला है उनके अंदर। तो राधा कृष्ण को यह निर्देश दिया गया कि वे अपना संबोधन रात्रि के 12 बजे समाप्त करें। नेहरू जी ने उनको कहा कि आप भाषण दीजिए रात को, लेकिन ठीक 12 बजे आपको अपना भाषण जो है वो समाप्त करना है, क्योंकि उसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। अब उनके राजनीतिक कार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ठीक वैसा ही किया और 12 बजे जो है उन्होंने अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्णन के अलावा कोई और इस बात के बारे में नहीं जानता था। आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वे मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। अब नेहरू जी ने उनको कहा कि आप जो है अपनी मातृभूमि की सेवा कीजिए, अपने देश की सेवा कीजिए
और आप एक राजदूत के रूप में सोवियत संघ जाइए और वहाँ जो है राजनीतिक कार्यों की आप पूर्ति कीजिए। तो उनको जो है विजय लक्ष्मी पंडित का नया उत्तराधिकारी चुना गया। मतलब राधा कृष्णन से पहले कौन थी राजदूत, विदेशी राजदूत? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित नेहरू के चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनीतिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हुए कि भाई वो तो राजनीतिक कार्यों में इतने सक्रिय नहीं है, एक दर्शन शास्त्री हैं, एक फिलोसफर हैं, उसके बाद भी उनको जो है राजदूत बनाया गया। उन्हें संदेह था कि राधा कृष्ण की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। मतलब उनको राजनीति का इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी उनको राजदूत बना दिया गया। तो लोगों को इस बारे में संदेह हो रहा था कि पता नहीं वो अपना काम जो है वो ठीक से कर पाएंगे या नहीं। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनीतिकों में वो सबसे बेहतर थे। मॉस्को रूस में है, तो वहाँ पर जितने भी राजदूत थे सबसे बेहतर काम जो किया वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। 1952 में जब वो सोवियत संघ से आए तो उनको भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित किया गया। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नया पद मतलब पहली बार जो है इस पर चुनाव होना था, मतलब कोई व्यक्ति चुना जाना था उपराष्ट्रपति के रूप में। तो नेहरू जी ने इस पद हेतु राधा कृष्णन का चयन करके लोगों को फिर से चौंका दिया। अब उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिक का चुनाव क्यों नहीं किया गया। फिर से लोग देखकर ये बात हैरान थे कि भाई फिर से जो है राजनीति में सक्रिय ना होने के बावजूद भी राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई सक्रिय नेता जो होगा वो जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा, लेकिन नेहरू जी ने राधा कृष्णन जी को चुना। बाद में नेहरू का ये चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ। चयन सार्थक सिद्ध हुआ मतलब वो अपनी आशाओं पर खरे उतरे। उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने राजनीति को बहुत प्रभावित किया और संसद के सभी सदस्यों ने उनके कार्य व्यवहार के लिए उनकी जो है काफ़ी सराहना भी की। शिक्षक दिवस 5 सितंबर का दिन हम लोग जानते हैं राधा कृष्णन के नाम पर ही जो है मनाया जाता है। तो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस दिन जो हमारी भारत सरकार है वो जो है टीचर्स का, शिक्षकों का चुनाव को चुनती है जिन्होंने जो है अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और उनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है।